सिप्रस से गाजा के लिए सप्लाईज निकल गई है और ये दूसरी बार हो रहा है जब सिप्रस से गाजा के लिए जो मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया गया उसके तहत शिप निकाली गई है। तो ये जो शिप है इसमें 400 टन फूड सप्लाईज और दूसरे प्रकार की सप्लाई है। इसको जो बेचने वाला है वो इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड सेंटर किचन। और 400 टन सप्लाईज बेचने के बाद इसका कहना है कि गाजा के लोगों को 1 मिलियन मील्स मिल जाएगी। ये जो सप्लाईज है इसको 3 शिप से भेजा जा रहा है, यानी कि एक शिप में तो सप्लाई है, दूसरे शिप में थोड़ा इमरजेंसी के लिए बांधा हुआ सप्लाईज है। तीसरी जो शिप है उसमें लैंडिंग के लिए उस व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जो गाजा का इलाका है वहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो उस वजह से वहाँ पर लैंडिंग कराना बड़ा मुश्किल होता है शिप को। तो ऐसे करके इन्होंने बंदोबस्त करके 3 शिप कन्वाई भेज रही है मिला के। और इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट द्वारा दिया गया डेट भी है जिसे खजूर कहते हैं, वो भी इसमें रखा गया है, क्योंकि जो इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान महीने में ट्रेडिशनली जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपना जब व्रत को तोड़ते, फास्ट को तोड़ते तो वो खजूर खाना पसंद करते हैं, तो उसकी बंदोबस्त भी करा हुआ है इसमें। इससे पहले जो शिप गया था सिप्रस से निकल के उसमें 200 टन फूड सप्लाईज थी और वो 2 हफ्ते पहले गया था, तो यानी 2 हफ्ते बाद दूसरा शिप निकल रहा है। तो ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया गया है इससे बड़ी उम्मीद है लोगों को यहाँ पर कि ये जो इधर से शिप लगातार हर दिन निकलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। इसकी मुख्य वजह ये है कि जो पोर्ट फैसिलिटी ना होने के कारण गाजा का जो इलाका है वो इस समय सुरक्षित नहीं है शिप के लिए। अमेरिका ने अपने तरफ से यहाँ पर कुछ सिपाहियों को लगा रखा है, जो कि उनका कहना है 60 दिनों के अंदर अंदर वो यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर शिप लगातार आते रहेंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो वर्ल्ड सेंटर किचन है जो ये चैरिटी चला रहा है, इसने जो पहला वाला शिप था वो भी इसने भेजा था। और इसके जो वर्ल्ड सेंटर किचन के जो चीफ है एड्रोस जॉस, उनका कहना ये है कि उनको काफ़ी खुशी हो रही है गाजा के लोगों के लिए काम करके, और उन्होंने धन्यवाद भी अदा किया है। लेबनान का जो इलाका पड़ता है साउथ में, वहाँ पर 3 यूएन ऑब्जर्वर और 1 ट्रांसलेटर इंजर हो गए, और ये सैटरडे के दिन हुए। वहाँ पर जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉर्डर के इलाके में तो बीच में उनकी कार में धमाका हो गया। अब ये धमाका क्यों हुआ इसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। कुछ ऑफिशियल्स का कहना है कि इसराइल ने स्ट्राइक किया जिस कारण ये धमाका हुआ है, जबकि इसराइल ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा हमारी तरफ से नहीं हुआ था धमाका। तो ये जो पीस कीपिंग फोर्स होती है इसको यूनिफिल कहते हैं, और ये यूएन ने लगा रखी है इस एरिया में, जो कि लेबनान और इसराइल की बॉर्डर में ब्लू लाइन के नाम से बॉर्डर जानी जाती है। उसके लेबनान की बॉर्डर की तरफ कुछ यूएन फोर्सेस है जिनका काम यह है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और यूएन पीस कीपिंग मिशन यहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहती है। और एक और यूएन की ऑर्गेनाइजेशन यूएनएसडीओ, उसका काम है यहाँ पर जो बॉर्डर है उसको मॉनिटर करना। लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती उन्होंने कंडेम किया सैटरडे के दिन जो यूएन फोर्सेस के ऊपर टारगेट किया गया था, और उन्होंने हालांकि इसराइल का नाम अभी डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन लगता है कि उनका जो संकेत है वो इसराइल की तरफ है और वो इसराइल की आलोचना कर रहे हैं। सैटरडे के दिन इसराइल की मिलिट्री ने कहा है कि वो उसका जो ऑपरेशन अल-शिफा के ऊपर चल रहा है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 13वां दिन हो गया है कल के दिन जब ये ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। इसराइल ने यहाँ पर अल-शिफा हॉस्पिटल में ऑपरेशन शुरू कर रखा, और उसका कहना है यहाँ पर हमास के जो फाइटर है वो छुप के रुके हुए हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसराइल ने अपनी टीम भेजी हुई है जो कि हॉस्पिटल के हर कमरे में जाके हमास के टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं। अभी तक इसराइल ने कहा 150 से ज़्यादा हमास के जो टेररिस्ट हैं हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। और जो हमास है उसका कहना ये है कि इसराइल यहाँ पर सिविलियन लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो भी लोग मर रहे हैं वो सब सिविलियन और पेशेंट और डॉक्टर है और मेडिकल स्टाफ है। इसराइल के ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि वो यहाँ पर हॉस्पिटल में जाके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको नुकसान पहुँचा रहा है। जो यहाँ पर मशीनें हैं वो यहाँ पर उनको टूट फूट हो रही है इसराइल के एक्शन द्वारा। और अभी तक हॉस्पिटल, इसके अलावा जो खान यूनिस में पढ़ते हैं अल अमर हॉस्पिटल और नासिर हॉस्पिटल, उसके ऊपर भी इसराइल ने अपने एक्शन शुरू कर रखे। दोनों हॉस्पिटल आसपास है और दोनों के ऊपर इसराइल ने अपनी सेना भेजी हुई है। अल नासिर हॉस्पिटल में इसराइल ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जबकि अल अमर हॉस्पिटल को उसने घेर लिया है। अभी तक केवल 10 हॉस्पिटल ऐसे बचे हुए गाजा में जो कि इस समय फंक्शनल है, बाकी लगभग जितने बचे हुए थे उसमें इसराइल एक्शन के द्वारा वो टूट फूट गए। और अभी 9000 ऐसे पेशेंट हैं गाजा में जिनको इमरजेंसी उनको हॉस्पिटलों की ज़रूरत है। तो WHO के जो डायरेक्टर जनरल है तेद्रोस
गैब्रिकेस उन्होंने कहा है कि इन लोगों को तुरंत गाजा से बाहर ले जाना पड़ेगा अगर इनकी जान बचानी है। तो ये जो 9,000 पेशेंट है, इसमें ज़्यादातर जो लड़ाई के बाद चोटिल हुए उनकी संख्या है, बाकी कुछ कैंसर पेशेंट भी है, कुछ किडनी डायलिसिस का इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये 9,000 जो पेशेंट हैं इनको जल्दी से जल्द गाजा से बाहर भेजना पड़ेगा, तभी इनकी जान बच सकती है। यूएस ने पिछले कुछ दिनों में इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर की सैनिक सहायता भेजी है, जिसमें से 1800 MK-84 बम से, जो कि 1000 किलो का एक बम है, जबकि 500 MK-82 बम है, जो कि एक बम 250 किलो का है। इसराइल को अमेरिका हर साल 3.8 बिलियन डॉलर की आर्थिक और सैनिक सहायता भेजता है। यूएस ने पिछले कुछ दिनों में इसराइल की आलोचना करनी शुरू कर दी थी, जब यूएनएससी में जो रेजुलेशन आया था सीज फायर के ऊपर, तो यूएस ने उसमें अब्सटेंड कर दिया था, जिस कारण ये रेजुलेशन पास हो गया था। तो उसके बाद लगने लग गया था कि यूएस अब इसराइल की मिलिट्री हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जो खबरें आ रही है उससे ये लग रहा है कि इसराइल की जो हेल्प यूएस पहले भी करता रहा है वो आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, और उसने पिछले कुछ दिनों में बिलियंस ऑफ डॉलर का जो पैकेज इसराइल के लिए हो उसे पास कर दिया है। इस समय रफा में ऑफेंसिव कभी भी शुरू हो सकता है इसराइल का। तो अमेरिका चाहता है कि ऑफेंसिव अभी ना हो। अमेरिका ने इसराइल को कह रखा है कि पहले आपको यहाँ से सिविलियन निकालने पड़ेंगे, लेकिन इसराइल अमेरिका को बार बार कह रहा है कि उसको इस जगह में जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए उसको हथियार की ज़रूरत है। तो वो अमेरिका से मांग कर रहा था। अमेरिका अभी तक उस हथियार को पब्लिकली देने से मना कर रहा था, लेकिन जो खुफिया अभी खबर मिली है उससे पता लग गया कि अमेरिका गुप्त रूप से इसराइल को वेपन भेज रहा है, और इस वेपन का आने वाले समय में इसराइल रफा के ऊपर इस्तेमाल करेगा। फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी PRCS का कहना है कि 5 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये PRCS ने कहा है कि इधर की तरफ सप्लाई पहुंचने वाली थी नॉर्थ गाजा की तरफ, तो उसी दौरान लोगों में भगदड़ मचने के कारण ये मौत हुई है। और 15 ट्रक के आने की यहाँ पर सूचना थी, और उसमें आटा और दूसरे प्रकार की फूड सप्लाईज थी। तो ट्रक जब यहाँ पर सप्लाई लेके पहुँच रहे थे तो हज़ारों लोगों ने उनको घेर लिया और वहाँ पर भगदड़ मच गई। इसराइल की तरफ से कुछ फिलिस्तीन लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी का जिम्मेदारी दे रखी है, तो वहाँ पर फिर उन लोगों ने हवा में फायरिंग की, जिस कारण भगदड़ और ज़्यादा वहाँ पर शुरू हो गई, और कुछ लोगों के ट्रकों के नीचे आने से भी मौत हो गई। तो ये जो खबर है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है भगदड़ के कारण लोगों के मरने की सूचना इससे पहले भी कई बार आ चुकी है। एक खबर पिछले हफ्ते की थी जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों की मौत इसी जगह में हुई थी। उसका आरोप इसराइल को ठहराया जा रहा है, और इसराइल सेना के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इसराइल सेना ने सिविलियन लोग जो फूड सप्लाईज के इंतजार में थे उनके ऊपर फायरिंग की। इसराइल ने इन आरोपों को निराधार बताया, और उसने कहा कि ये जो लोगों की मौत हुई थी वो भगदड़ मचने के कारण हुई थी और ट्रकों के नीचे आने के कारण हुई थी। यूएस ने न्यू फिलिस्तीन ऑटोनॉमी गवर्नमेंट के बनने का वेलकम किया है। पिछले हफ्ते फिलिस्तीन गवर्नमेंट के नए प्राइम मिनिस्टर चुन ले गए थे, मुस्तफ़ा, और फिर 2 दिन पहले खबर आई थी कि उन्होंने अपनी कैबिनेट भी बना दी है। तो ये एक नई कैबिनेट फिलिस्तीन अथॉरिटी की बन चुकी है, जो कि वेस्ट बैंक में शासन करती है। अमेरिका इसके बाद ऊपर दबाव डाला था, वो चाहता था कि जो फिलिस्तीन अथॉरिटी गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म करे, और इसी के चलते मोहम्मद अब्बास, जो कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने पुरानी सरकार को भंग कर दिया था और नई सरकार बनाई थी उन्होंने। मोहम्मद अब्बास पिछले 20 साल से फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है, और अमेरिका चाहता है कि इन्हें भी अपना जो रोल है उसको छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक मोहम्मद अब्बास ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है, और वह अभी भी प्रेसिडेंट पोस्ट में है। जो उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर थे उनका इस्तीफा उन्होंने ले लिया था, उसके बाद मुस्तफ़ा को उन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई थी। मुस्तफ़ा जो है वो एक टेक्नोक्रेट है जिन्होंने अमेरिका में शिक्षा ले रखी है, और उनका जो संबंध है इंजीनियरिंग से है। मुस्तफ़ा के कैबिनेट की जब घोषणा हो गई थी तो उसमें कई ऐसे मेंबर हैं जो कि नए नए पहली बार उनको मिनिस्टर बनने का मौका मिल रहा है, जबकि कुछ ऐसे मिनिस्टर भी हैं जिनको पहले भी मिनिस्टर पद उनको मिल चुका है। कुछ ऐसे मिनिस्टर भी हैं जो कि गाजा से संबंध रखते हैं, हालांकि वो गाजा में रहते हैं या नहीं रहते उसके बारे में क्लियर नहीं है। तो यूएस इस नई कैबिनेट को बनाने का जो उसका मोटिव हो, एक तो ये कि एक नई गवर्नमेंट जब फिलिस्तीन अथॉरिटी की बनेगी तो एक नया तरीके से वो काम करेगी, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी आरोप है कि उसके दौर में काफ़ी करप्शन हुआ है और इकोनॉमी भी काफ़ी नीचे गई है। तो नई गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो इस चीज़ों में काबू पाएगी और करप्शन कम करेगी। यूएस का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो फिलिस्तीन अथॉरिटी गवर्नमेंट है उसको गाजा में भी ट्रांसफ़र किया जाए, और इस तरह से दोनों क्षेत्र वेस्ट बैंक और गाजा दोनों इलाकों में फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार बनाई जाए, जो कि एक आने वाले
आगे चलकर जो टू स्टेट सॉल्यूशन जब बनेगा तो उसकी जो देख रेख वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के नीचे ही होगी, और दोनों देश जो इसराइल और फ़िलिस्तीन अस्तित्व में आएंगे, और जो फ़िलिस्तीन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के पास जाएगी। हालांकि इसराइल इसके सख्त विरोध में, उसने कहा है कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो गाजा का इलाका है वहाँ पर किसी भी प्रकार से ये जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है उसको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। और इसराइल का कहना ये है कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी और हमास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, और दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम हमास और फ़िलिस्तीन अथॉरिटी दोनों को गाजा के क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास का भी कहना ये है कि हम फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को गाजा में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमास ने नई कैबिनेट जो बनी थी उसका उसने आलोचना की थी और कहा था कि ये बिना हमारी परमिशन से इस कैबिनेट को बनाया गया, और हमारा इसमें कम से कम हमको सलाह मशवरा हमसे होना चाहिए था इस कैबिनेट के बनने से पहले। और ये जो गाजा का इलाका है इसमें पहले फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार थी 2005 से लेकर 2007 के बीच में, लेकिन हमास ने इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। उसके बाद 2007 से इस एरिया से फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद से अभी तक 2007 से 2024 तक जो गाजा का इलाका वहाँ पर हमास ही शासन करता है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक का सबसे उनका सीरियस खतरा महसूस कर रहे अपने प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो, क्योंकि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ऑर्डर जारी किया था, उसमें उसने गवर्नमेंट से कहा था कि आप ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो लोग हैं जिनको हरीदी भी कहते हैं, ये लोग को मिलिट्री में सेवा करने से इनको छूट मिली हुई है। और इस समय इसराइल ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है जब उसमें उसकी जो पॉपुलेशन है उसका बड़ा हिस्सा ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समूह से बनता है जो कि सेवा नहीं देते मिलिट्री में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को डिस्क्रिमिनेटली बताया था, और उसने कहा था कि जो ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव है इसको भी मिलिट्री में सेवा देनी पड़ेगी। तो कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, उसने जो ये हरीदी समूह है उनका जो सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उस सब्सिडी को कैंसिल कर दिया है। और गवर्नमेंट से कहा है कि वो मंडे तक एक प्लान निकाले ताकि ये हरीदी समूह को मिलिट्री में इनको लाया जाए। और 30 जून का समय दे रखा है गवर्नमेंट को, और वो 30 जून तक ये समूह मिलिट्री में आ जाना चाहिए। ये जो समूह है हरीदी समूह, ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव समूह इनको कहा जाता है। और ये इनका काम ये होता है कि तोरा जो रिलीजियस बुक होती है जूइश लोगों की उसकी स्टडी करते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। इनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है जिस कारण ये उससे अपना गुजारा बसेरा करते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक दंपति 5-7 संतानें होती है, तो इनकी पॉपुलेशन दूसरे जो नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन है इसराइल के उनके मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आने वाले समय में मेजोरिटी में भी आ सकते हैं। तो इसराइल के लिए खतरा है, और इसराइल ऐसा देश है जो कि इसकी पूरी सिक्योरिटी अपनी मिलिट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके चारों तरफ से उसको दुश्मन देशों ने घेरा हुआ है, तो ये एक चुनौती है इसराइल के लिए। लेकिन फिलहाल जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर एक समस्या ये भी है उनके लिए कि उनकी जो कैबिनेट है उसमें अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टी से आने वाले काफ़ी मेंबर है। अगर वो इन लोगों की जो एग्जम्पशन है उसको वापस ले लेते तो फिर ये जो समूह है जो उनको अभी तक सपोर्ट दे रहा है पार्लियामेंट में, वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगा और नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिर सकती है। तो इसी वजह से नेतन्याहू अभी तक इनकी एग्जम्पशन को वापस नहीं ले रहे और बार बार उस मामले को टालते जा रहे। पिछले हफ्ते उनकी कैबिनेट मीटिंग में इस प्रपोजल के ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आखिरी मिनट में उस प्रपोजल को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जिस कारण इसको आने वाले समय के लिए टाल दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अपना फैसला सुनाया और उसने इसराइल गवर्नमेंट से कहा है कि आपको जल्दी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो नेतन्याहू के लिए फिर से एक संकट की स्थिति निकल के आ गई है।